मैं अरविंद बर्नवाल मटेऊं गाजीपुर से आप सभी अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर के माध्यम से फिजिक्स का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, लेकर आ रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझें। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? तो परिभाषा हमारी कि पदार्थों में वह गुण जो रगड़ने के कारण अथवा घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। अर्थात परिभाषा हमारी कि किसी भी पदार्थ की बात कि पदार्थों में वह गुण जो परस्पर रगड़ने के कारण अथवा घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। अब वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज तथा निगेटिव चार्ज। अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश किसे कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है धनावेश तथा ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, यानी धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं। तो परिभाषा हमारी कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर वे आवेशित हो जाती हैं, उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उन वस्तुओं में से एक वस्तु को धनावेश, एक प्रकार के उत्पन्न आवेश को धनावेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। इसकी परिभाषा पुनः कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनमें आवेश उत्पन्न होता है, तो उनमें से एक प्रकार के आवेश को धनावेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। चूँकि सजातीय आवेश अर्थात धनावेश दोनों सजातीय आवेश होंगे, धनावेश और ऋणावेश ये दोनों विजातीय आवेश होंगे। तो धनावेश और धनावेश अर्थात सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। यह हमारी परिभाषा आपके स्क्रीन पे सामने कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर वे आवेशित हो जाती हैं, तो उनमें एक प्रकार के आवेश को धनावेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह हमारा था धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थियरी। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भाग भारी होता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु के बीच एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, अतः प्रत्येक परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश होता है जो प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश होता है जो प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो वह जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस परमाणु में उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात ऋणावेश का मान कम हो जाता है। चूँकि परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वह परमाणु विद्युत धनावेशित होता है। ठीक इसके विपरीत जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस स्थिति में उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण वह परमाणु विद्युत ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनावेशित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, अतः नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है जो प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जब किसी परमाणु से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। इसके विपरीत जब किसी परमाणु को एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। यह हमारी इलेक्ट्रॉन थियरी है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। और हमारा अगला टॉपिक वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार विद्युत आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात हमारा वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात जब हमें विद्युत आवेश संरक्षण के नियम की परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा हमारी विद्युत आवेश संरक्षण का नियम हमारा कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं।
निर्वात अथवा। अब हमारा अगला टॉपिक एम्पियर। एक एम्पियर किसे कहते हैं? तो परिभाषा हमारी निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अर्थात 1 एम्पियर की परिभाषा हमारी कि निर्वात अथवा वायु में स्थित परस्पर 1 मीटर, निर्वात अथवा वायु में स्थित परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रति मीटर लंबाई में, तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करने के लिए उन तारों के बीच प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अर्थात प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो परिभाषा हमारी एम्पियर की कि निर्वात अथवा वायु में स्थित परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों के बीच उनकी प्रति मीटर लंबाई में 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। धारा के लिए सूत्र आ जाएगा हमारा कि वैद्युत धारा वैद्युत आवेश बटा समय। वैद्युत धारा का संकेत I, आवेश का संकेत Q और समय T। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा I = Q/T। और हमारा अगला टॉपिक कूलाम। तो एक कूलाम किसे कहते हैं? एक कूलाम किसे कहते हैं अर्थात एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी? तो किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। अर्थात कूलाम की परिभाषा कि किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। अर्थात परिभाषा हमारी 1 कूलाम की कि किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। अब हमारा अगला टॉपिक कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होता है या अनुदिश होता है। तो हमारा नियम पुनः कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल
की अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो नियम हमारा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर है। मान लेते हैं कि माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर है। तो कूलाम के नियमानुसार यदि इन दोनों आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल हमारा यदि F हो, तो नियम के अनुसार F इज प्रोपोर्शनल टू कह रहा है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो यह हमारा हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी। तो चूँकि दोनों आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी r है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने पर तो मान हो जाएगा हमारा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगता है। तो यह जाएगा मान हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r², जहाँ एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। जहाँ एप्सिलॉन 0 यह हमारा संकेत एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। प्रयोग द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। 9 गुणे 10 के घात, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यह हमारा है कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब हम दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाने पर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगता है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। प्रयोग द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस प्रकार यदि इस आज के टॉपिक में जो भी बातें आपको न समझ में आई हों, उसे आप कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।